नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जब प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की बात करेंगे, जब अभिकारक व उत्पाद दोनों गैसीय हो। विशेष बात है कि आज की इस क्लास में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण जब अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या हो, गैसीय अवस्था में हो। दूसरा, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम इसको आगे स्टार्ट करेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण जब अभिकारक एवं उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में हो। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण जब अभिकारक और उत्पाद दोनों कौन सी अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो। तो यहाँ से इस टॉपिक को मुझे समझना है। देखो, अभी तक आपने जो अभिकारक पढ़े थे या नॉर्मल रिएक्शन थी, यहाँ पर सीधी सी बात है, चाहे अभिकारक हो या उत्पाद हो, दोनों क्या होंगे, गैसीय अवस्था में। अब सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी है कि नॉर्मली यदि आपका अभिकारक या उत्पाद कौन सी अवस्था में हो, द्रव अवस्था में होता है, तब आप उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हो, सांद्रता लोगे। क्या लोगे? उसकी सांद्रता। लेकिन जब आपका अभिकारक कौन सी अवस्था में आ गया, गैसीय अवस्था में आता है। अब गैस को आप सांद्रता के रूप में तो ले नहीं सकते, तो गैस का पता, गैस की जो सांद्रता है उसको हम के लिए क्या शब्द काम में लेंगे, दाब शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दाब का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आपकी एक बात क्लियर होनी चाहिए कि द्रव है तो सांद्रता लिया आपने, और अगर गैस ही होगी तो दाब शब्द का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि प्रेशर के द्वारा ही उसको मापा जा सकता है। और एक आपने जो प्रथम कोटि अभिक्रिया थी, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आपने क्या प्राप्त किया था, अगर आपको याद हो तो K1 बराबर 2.303 अपॉन टी log R0 अपॉन R। ये लिखा था आपने कि K1 बराबर 2.303 अपॉन टी और log R0 अपॉन R। बेटा R0 नीचे 0 लगा, इसका मतलब है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और ये नीचे वाला R जो सिंपल R है, इसका मतलब होता है अभिकारक की अंतिम सांद्रता। लास्ट में जो अभिकारक की सांद्रता बच गई वो क्या हो गई, अंतिम सांद्रता। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। R0 लगा दिया, वो प्रारंभिक सांद्रता, और केवल R लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, अंतिम सांद्रता। अब आते हैं हम टॉपिक पे कि हम एक अभिक्रिया माना कि एक सिंपल सी अभिक्रिया ले रहे। समझना यहाँ से कि एक अभिक्रिया है ए से आपने बना दिया B + C बना दिया, बुक के अंदर ये दे रखी है, तो इसी के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। अभिकारक A है, A से आपने उत्पाद क्या बना दिया, B और C। लेकिन हमने एक बात लिखी है, अभिकारक व उत्पाद दोनों कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। तो इनके नीचे G लिख देते, G फॉर गैस। समझ गए इतना? अब दोनों गैसीय अवस्था में है, तो इनके लिए अगर हम स्टार्ट करें लिखना, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। समझते हैं कि अगर हम प्रारंभिक दाब की बात कर लेते हैं, किसकी, थोड़ा सा झलक लेते हैं तो नजर आ रहा होगा सर, बिल्कुल। ये मैंने क्या लिखा, प्रारंभिक दाब। देखो, शुरुआत में समझने की बात है कि हमने लिखा प्रारंभिक दाब का मतलब क्या है, जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो रही है उस समय, मान लो कि पात्र है, उस पात्र के अंदर A रख दिया और A से आप B + C बनाए, तो अगर जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई तो उस समय वहां पर केवल दाब किसका होगा, अभिकारक का दाब होगा। तो अभिकारक के दाब को हम बोले प्रारंभिक दाब, तो प्रारंभिक दाब को हम लिखते हैं पी आई। आई का मतलब
प्रारंभिक इनिशियल, उस समय जब अभिक्रिया प्रारंभ होने वाली है उस समय पूरा दाब किसका होगा, एक का होगा। तो पी ए, बी और सी उस समय बनाई नहीं है तो इनका दाब कितना होगा, 0 होगा। इनका दाब क्या होगा, 0 होगा। सीधी बात है कि जब अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है उस समय केवल ए है तो उस पात्र के अंदर जितना भी दाब होगा वो किसका होगा, ए का होगा। और बी और सी का दाब कितना होगा, 0 होगा। लेकिन टी समय बाद, इसके बाद करें कि टी समय बाद, अब टी समय बाद कुछ समय बाद क्या होगी कि एक के कुछ अणु बी प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर्थात एक के अणु बी और सी में कन्वर्ट होने का मतलब एक का दाब तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बी और सी का कुछ दाब बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर मैंने माना कि सपोज क्योंकि इस एक के एक्स मोल, एक के एक्स मोल बी और सी में कन्वर्ट होते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे कि इसमें से कुछ दाब कम हो गया। तो मान लिया कितना कम हो गया, एक्स कम हो गया। तो जितना कम होगा उतना यहाँ पर एक्स और एक्स मोल इनके बन गए। ये यहाँ पर हमने जो लिखा है वो दाब को रिप्रेजेंट कर रहा है। दाब को नॉर्मली हम एटीएम में लेते हैं। अब काफ़ी बच्चों के कन्फ्यूजन ये आएगा कि सर आपने यहाँ एक एक्स कम लिया तो आपने यहाँ 2x लिखे। बड़ा समझना, सबसे पहली बात करूँ कि जब भी आप अभिक्रियाओं को इस प्रकार से लिखते हो तो उनके मोल को रिप्रेजेंट करते हो, अर्थात इस जैसे समीकरण मैंने ये लिखी है, जैसे ये समझना ए बी प्लस सी। अगर आपको पूछा जाए आपके पास ए के कितने मोल है, 1 मोल, तो बी का भी कितना मोल बनेगा, 1 बनेगा, और सी का भी कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। इस प्रकार से होता है इनका। इनके आगे कोई संख्या नहीं है, संख्या नहीं है तो वो उनके मोलों की संख्या उनका स्टाइकोमेट्रिक गुणांक होता है, जो हमने पहले भी बात की थी। जैसे एक रिएक्शन लिखा मैंने N2 + 3H2, तो हमने लिख दिया 2NH3। इसका मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया में मैं N2 का कितना मोल लूँगा, 1 मोल, H2 का कितना मोल लूँगा, 3 मोल, तो NH3 के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। अब ऐसा नहीं होगा कि 1 मोल इसका और 3 मोल इसके, 4 मोल, वो अलग चीज़ है क्योंकि पदार्थ अमोनिया बन रहा है। तो जो आगे संख्या लिखी होती है वो इनके उतने ही मोलों का निर्माण हम कह सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ समझनी है कि इस अभिक्रिया में सीधी सी बात माइंड में एक बात क्लियर आनी चाहिए कि ये तो P - x किया तो ये भी x और x बन गया। अब देखो यहाँ से हम अगर बात करें, थोड़ा मैं इसको लैंग्वेज में लिख दूँ कि यहाँ x मोल अभिकारक, क्या लिखा है यहाँ, x मोल अभिकारक उत्पाद में, यहाँ x मोल अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है जिससे B के x मोल तथा C के x मोल का निर्माण होता है। यहाँ x मोल अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है जिससे B के x मोल और C के x मोल का निर्माण होता है। अब आपसे ये पूछा जाए, समझना मेरी बात, ये एक पात्र था, उस पात्र में केवल A था, तो उस समय जो दाब होगा वो किसका होगा, एक का होगा। लेकिन अभिकारक में कुछ समय पश्चात अभिकारक से क्या बना, उत्पाद बन गया, तो इसमें B भी बन गया और C भी बन गया। तो कुछ समय पश्चात अर्थात T समय बाद अगर अब आप इस पात्र के अंदर कुल दाब ज्ञात करना चाहोगे तो एक के अलावा आपको B और C का भी दाब याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखते हैं कि T समय पर कुल दाब, T समय पर कुल दाब, तो कुल दाब का मतलब उस पात्र के अंदर ये तीनों हैं, इसका मतलब A + B + C का कुल दाब होगा इसके बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कुल दाब। अब देखो कुल दाब को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कितने समय पर T पे, तो यहाँ लिख दिया PT, T समय पर ये दाब। अब इस दाब को कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों के दाब को जोड़ेंगे। तो एक का दाब क्या है, PI - x, B का दाब क्या है, x, और C का दाब क्या है, x। देखो ये x माइनस का और ये x प्लस का है, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया, PT बराबर PI + x। अब देखो बेटा यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर सकते हो।
तो अगर आप यहाँ पर लिखो x बराबर, क्या लिख रहे हो, x बराबर, तो बताओ क्या प्राप्त होगा आपको, PI प्लस PT। या आप ऐसा समझ लो, और भी कंफ्यूजन आए कि x का मान ज्ञात करना है तो PI को किधर लेकर आओगे, इधर, तो क्या हो जाएगा PT माइनस PI। ये किसका मान आ गया आपके पास, x का मान आप यहां से ज्ञात कर सकते हो। अब सुनना, PI क्या है, अभिकारक का प्रारंभिक दाब। जब अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है उस समय उस अभिकारक का जो दाब होगा वो होगा PI। PT क्या है, T समय के पश्चात उस अभिकारक का जो दाब है वो, तो x बराबर क्या गया, PT माइनस PI। अब देखो इसको यहां से मिटा देते हैं और बाकी की चीजें हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां से आपने x का मान रख दिया, किसका मान ज्ञात कर लिया, x का मान कर लिया। अब देखो t समय पर a का दाब क्या है, देखो t समय पर a का दाब, t समय पर a का दाब कितना है, कितना है, PI माइनस x। t समय पर a का दाब क्या है, P माइनस x। x का मान आपने यहां पे ज्ञात कर लिया, तो क्या हो जाएगा, PI, x के स्थान में मान रख दो, x के स्थान में क्या रख दो अब, मान, तो मान क्या हो जाएगा, तो मान क्या हो जाएगा आपका, जो PI माइनस PT, x का मान क्या था, PT माइनस PI, ये तो हुआ, इस x का मान रख दिया। अब देखो जैसे ही आप इस कोष्ठक को खोलोगे तो PT किसका हो जाएगा, माइनस का, और PI किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, PI माइनस PT प्लस PI। तो बेटा PI कितने हो गए बेटा, 2, PI कितने हुए, PI 2, तो 2PI माइनस PT। ये क्या आ गया, T समय पर A का दाब, या जिसको आप बोल सकते हो अंतिम दाब। क्या बोल सकते हो, T समय पर, देखो T समय पर A का दाब, तो ये P1 का क्या दाब है, और इस दाब को चाहो तो आप याद करने के लिए क्या लिख सकते हो, अंतिम दाब। क्या आ गया ये, अंतिम दाब। देखो बेटा कि जब भी आपको इस प्रकार के सवाल हल करने होते हैं तो सबसे पहले, अब सुनना मेरी बात, प्रारंभिक दाब तो फिक्स है PI है, और अंतिम दाब PA का मान क्या गया, 2PI माइनस PT। अब देखो इसको कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखना है। अब देखो बेटा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपने शुरुआत में हमने एक समीकरण लिखी थी, क्या लिखी थी याद हो तो, K1 बराबर 2.303 अपॉन T log। अब देखो ऊपर लिखा था आपने R0, नीचे लिखा था R0 का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्रारंभिक दाब, और नीचे क्या आएगा, अंतिम दाब। इतनी सी तो बात याद करनी है आपको कि सांद्रता के, जब अभिकारक व उत्पाद दोनों गैसीय अवस्था में हो तो अब सांद्रता के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करेंगे, प्रेशर का प्रयोग करेंगे, दाब का प्रयोग करेंगे। अब देखो इधर K1 बराबर 2.303 अपॉन T log, प्रारंभिक दाब। जब अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है उस समय दाब क्या था, PI, और अंतिम दाब लास्ट में अभिकारक A का दाब कितना था, ये आ गया 2PI माइनस PT। अब क्या होता है, तो ये आपका आ गया जो आपसे शुरुआत में हमने हेडिंग लिखी थी कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण जब अभिकारक व उत्पाद क्या हो, दोनों गैसीय अवस्थाओं में। और ध्यान रखना ये समीकरण तब बनेगा जब आपने समीकरण इस प्रकार की ली है कि A से क्या बना, B प्लस C, तब ये कंडीशन आपकी आई है। अब यहाँ से आपकी क्लियर होना चाहिए कि PI क्या है, अभिकारक का प्रारंभिक दाब, और PT T समय पश्चात जो अंतिम दाब हम बोलते हैं वो।
तो इनकी सहायता से आप हल कर सकते हो। तो इसका डेरिवेशन आपका ये आता है। कभी कभार इस प्रकार का डेरिवेशन थोड़ा सा टफ पड़ता है, समझने में भी प्रॉब्लम आती है, तो कभी कभार हो सकता है आपने, लेकिन एक दो बार आप इसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से एक कन्फ्यूज़न तो आपका ये था जो मैंने समझा दिया, बाकी इतना कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है जो आप समझ नहीं सकते। तो एक दो बार प्रैक्टिस करना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। लास्ट के अंदर ये डब्बे के अंदर पैक कर दिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लेना। लेकिन कंडीशन है जब ए से क्या बने, बी प्लस सी अदर बनेगा तो ये समीकरण चेंज हो जाएगी आपकी। अब देखो इसके बाद जो शून्य कोटि और प्रथम कोटि जो हमने पढ़ा है, मैंने पहले भी कहा है कि ज़्यादा नहीं, अगर आपको इनके फॉर्मूले याद होंगे, इनके फॉर्मूले याद होंगे तो आपको इनको हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो फिजिक्स की तरह इतने टफ नहीं आते, फॉर्मूला बेस आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो केवल उनका मान रख के जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपने छोटी क्लासों में सीख लिए, केवल वहीं से आपको इसको आगे है। तो इतना टफ टॉपिक नहीं जो आप समझते हो। देखो अब आगे बात करें तो इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या लिखा बेटा? छद्म, देखो इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूं। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है? नाम से क्लियर है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रथम होगी। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। लेकिन यहां याद रखना है कि इन अभिक्रियाओं की जो अणुसंख्यता, अणुसंख्यता पढ़ी थी आपने कि मतलब ऐसी अभिक्रिया जिनकी अणुसंख्यता 2 या 2 से अधिक हो। ऐसी अभिक्रिया जिनकी अणुसंख्यता कितनी हो? 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन उनकी कोटि क्या हो? प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो। उन अभिक्रिया को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा, कोई विशेष नहीं है कि वे अभिक्रिया जिनकी अणुसंख्यता 2 या 2 से अधिक होती है लेकिन वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, उन्हें छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। और फिर इनके दो एग्जाम्पल, बहुत बार इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कि छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो हम बात करें इसके लिए। अब देखो तो कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ कभी हार्ड होते हैं, कभी इजी होते हैं। तो देखो यहाँ पे बात करें कि वे अभिक्रिया जिनकी अणुसंख्यता, वे अभिक्रिया जिनकी अणुसंख्यता 2 या 2 से अधिक हो। वे अभिक्रिया जिनकी अणुसंख्यता मतलब 1 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन उनकी कोटि प्रथम होती है, उन्हें क्या कहोगे? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल समझाओ, 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, अच्छी तरीके से समझना। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, इशु शर्करा का प्रतिलोमन। अब मैंने ये लाइन क्यों लिखी, इसको इजी भी बना सकता था। इससे आपको 2-3 चीज़ें याद हो जाएगी। पहली बात तो आपके माइंड में आएगी, सर इशु शर्करा किसे कहते हैं? आपने सुक्रोज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सुक्रोज। किसकी बात कर रहा हूँ? सुक्रोज की। सुक्रोज को क्या बोलते हैं हम? इशु शर्करा बोलते हैं। अगर फॉर्मूला जानते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो इशु शर्करा का प्रतिलोमन की समीकरण क्या होती है? C12H22
O11 और प्रतिलोमन का मतलब इससे सुक्रोज वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का निर्माण होता है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका? सुक्रोज का। तो C12H22O11 इसका जब आपने जलापघटन किया या इसका प्रतिलोमन हो गया तो क्या बन गया? C6H12O6 C6H12O6। ये एक आपका ग्लूकोज बन गया, ये आपका फ्रक्टोज बन गया। आप सोचते होंगे सर फॉर्मूले तो दोनों के सेम है, लेकिन आपने अलग अलग क्या लिखा। यही बात होती है कि जब भी इसी शर्करा अर्थात सुक्रोज का जलापघटन करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनते हैं। दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं लेकिन इनकी संरचना अलग होती है। ये बातें हम चैप्टर नंबर 14 जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, वो वहाँ बात करेंगे। एक बार इतना याद करना है कि ईश्वर शर्करा मतलब सुक्रोज हो गया, प्रतिलोमन का मतलब इसका जलापघटन करना है तो C12H22O11 का जलापघटन किया तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन गया। अब क्या होता है कि बेटा इस अभिक्रिया में आपका ये जो जल होता है वो आधिक्य में होता है। क्या होता है? आधिक्य में होता है, अधिक मात्रा में होता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान जल इतनी अधिक मात्रा में होता है कि जल की सांद्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल किस पर निर्भर करेगा? ईश्वर शर्करा अर्थात सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब यहाँ से देखो तो क्या हुआ कि अभिक्रिया का वेग केवल किस पर निर्भर करता है? सुक्रोज पे। तो इसके लिए अगर आपको इस समीकरण के लिए अगर आपको व्यंजक लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? R बराबर K C12H22O11 बस। क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल किस में निर्भर करता है? सुक्रोज पे, क्योंकि जल यहाँ पर क्या है? आधिक्य में है। तो अब देखो प्रथम कोटि है तो यहाँ क्या लगाना? 1। अब किसी के ऊपर 1 लगाओ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जल की सांद्रता अधिक है। आधिक्य में तो जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ से तो इस समीकरण के लिए इसका वेग समीकरण। अब एक बात और कि अगर आपको ये पूछा जाए इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता, तो अणुसंख्यता तो हमने पढ़ी थी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। तो अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? 2। तो यहाँ आप चाहो तो इसको सामने हम आगे लिख दें कि यहाँ पर इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन अगर बात करें तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 1, क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये अच्छे तरीके से याद आना चाहिए। अच्छा एग्जाम्पल है ईश्वर शर्करा का प्रतिलोमन या सुक्रोज का जलापघटन आप याद कर सकते हो। और इसके लिए वेग व्यंजक या वेग समीकरण कैसे लिखती है वो हमने लिख दी। अब देखो बेटा इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये लिख दिया और यहाँ आपने चाहा तो H2O ऐड कर दिया, लेकिन इसके ऊपर पावर कितनी कर दी? 0, क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर नहीं करता। और किसी के ऊपर पावर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। इसका मतलब इसका कोई लेन देन नहीं है। इसको चाहो तो आप ऐसे लिखोगे तो कोई गलत नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। एथिल एसीटेट का जल अपघटन। क्या लिखा है? एथिल एसीटेट का जलापघटन या इसको बोलते थे अम्लीय जलापघटन। एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। अब सबसे पहले बात तो एथिल एसीटेट का आपने फॉर्मूला कहीं पढ़ा है क्या? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो तो आप नोट करोगे चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ी थी अभिक्रिया, वहाँ पर मैंने एथिल एसीटेट का फॉर्मूला लिखा था। पता है तो बड़ा जल्दी से कमेंट्स में लिख दिया करो। तो एथिल एसीटेट का फिर फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3C+O। ये तो गया आपका एसीटेट और इसके साथ क्या जोड़ दो? एथिल, तो C2H5। ये हो गया एथिल एसीटेट। इसका अम्लीय जलापघटन का मतलब इसका आपने क्या कर दिया? जलापघटन H2 के साथ क्या करवा दी? क्रिया। और ये क्रिया कौन से माध्यम में होगी? अम्लीय माध्यम में। अब बेटा देखो यहाँ से अगर इस H2 का अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो रिएक्शन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इस H2 को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं HOH। एक ही तो बात है कि जैसे आप लिखते हो H2O तो इसको हम क्या लिखते हैं? H और OH। क्लियर है? 2 H और 1 O।
इससे क्या होता है कि अभिक्रिया होती है वो अपने को इजीली समझ में आ जाती है। तो देखो हो गया। अब क्या होगा, C2H5O, तो यहां से ये चीजें आपकी बाहर चली गई, तो ये तो बन गया एथिल एल्कोहल और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C2H5OH। तो ये तो क्या था आपका एथिल एसीटेट, और एथिल एसीटेट का अपगठन किया तो ये क्या बन गया आपका एसिटिक अम्ल, और ये आपका बन गया एथिल एल्कोहल। क्या बन गया एथिल एल्कोहल। अब देखो बेटा, इस अभिक्रिया के लिए अगर वेग समीकरण लिखना तो R बराबर क्या आएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया तो चाहो तो 1 लगा सकते हो, नहीं तो कोई इफेक्ट वाली बात नहीं है। इस अभिक्रिया में भी अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पर जल ज़्यादा मात्रा में, तो जल ज़्यादा मात्रा में होता है तो उसकी सांद्रता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका वेग समीकरण या वेग व्यंजक बहुत बार आ जाता है कि आपको समीकरण देखकर बोलेंगे इसका वेग व्यंजक या इसकी वेग समीकरण लिखो, तब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की कोटि के बारे में। अब देखो सीधी सी बात है, इस अभिक्रिया में कितने अणु भाग लिए हैं बेटा, 2 अणु। 2 अणु भाग लेने का मतलब इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी होगी, 2 होगी। इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन ये कोटि कौन सी है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करें। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा। अब देखो हम आगे बात करें कि 2 छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया नाम से के ले रहा है, वह अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता 2 या 2 से अधिक लेकिन कोटि कितनी हो, 1, उसे प्रथम छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ याद क्या रखना था विशेष कि इस प्रकार के एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल सिद्ध एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या इस प्रकार से भी आ जाता है कि इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन के जो समीकरण है उसका वेग व्यंजक लिखो, तो ये लिखना आना चाहिए। इसके 2 एग्जाम्पल आपको याद करने जो अपनी बुक में दे रखे, जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं NCERT के अकॉर्डिंग। इच्छु शर्करा का प्रतिलोमन, दूसरा एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। तो ये इक्वेशन अपने को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो ये काफ़ी पोर्शन था, हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास जब अपनी होगी, इसके आगे जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें जो कुछ सिद्धांत दे रखे हैं अपने चैप्टर के अंदर, एक तो ताप गुणांक क्या होता है, फिर एक RNA का सिद्धांत, रासायनिक संगठन का सिद्धांत, टक्कर का सिद्धांत, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और मैंने कहते कि इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है, जब चैप्टर अपना एंड हो जाएगा उसके बाद जो मेन न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम कभी कभार आ जाते हैं, हम उसके बात लास्ट में कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।